दोस्तों, सोचिए आपने किसी एग्जाम के लिए सालों तक दिन रात एक कर दिया हो और एक रात अचानक सब कुछ खत्म हो जाए। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे ही मुद्दे की गहराई में जाएंगे जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हम बात कर रहे हैं 2026 के नीट यूजी पेपर लीक स्कैंडल की। इस चर्चा के जरिए हम डायरेक्टली सोर्स रिपोर्ट्स और डेटा का यूज करके देखेंगे कि आखिर ये मल्टी स्टेट लीक ऑपरेट कैसे हुआ। इसकी पूरी एनाटॉमी, टाइमलाइन और मैकेनिक्स को हम स्टेप बाय स्टेप तोड़ने वाले हैं, क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के इतिहास में ये पहली बार था जब पूरा का पूरा नीट यूजी एग्जाम कैंसिल करना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं आज हम क्या कवर करने वाले हैं। हम इस इन्वेस्टिगेशन को 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहले पेपर लीक के एनाटॉमी, फिर इसका मल्टी स्टेट नेटवर्क, उसके बाद की इवेंट्स की टाइमलाइन, इन्वेस्टिगेशंस और अरेस्ट्स, और आखिर में इसका फॉलआउट और सिस्टेमिक इम्पैक्ट। इस नंबर को जरा ध्यान से देखिए, 2.3 मिलियन यानी लगभग 23 लाख। ये कोई छोटा मोटा स्टैटिस्टिक नहीं है। ये रिप्रेजेंट करता है उन 23 लाख स्टूडेंट्स को जिन्होंने पूरे देश में 5000 से ज्यादा सेंटर्स पर 3 मई को एग्जाम दिया था। पर उनकी सालों की मेहनत, उनके सपने सिर्फ एक पेपर लीक के चलते एक ही झटके में रुक गए। आखिर इतने मैसिव स्केल पर यह फ्रॉड एग्जीक्यूट कैसे हो गया? और यही लाता है हमें हमारे पहले सेक्शन पर, एनाटॉमी ऑफ द पेपर लीक। आखिर अप्रैल 2026 में पूरा स्कैम शुरू कहां से हुआ? सबसे पहले इसके कोर मैकेनिज्म को समझते हैं। एग्जाम से ठीक कुछ हफ्ते पहले एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है। इसे नाम दिया गया गेस्ट पेपर या वीआईपी मॉडल पेपर। असल में ये लगभग 300 से 410 क्वेश्चंस का एक हैंड रिटन सेट था। इसे बाकायदा स्कैन करके इसकी पीडीएफ बनाई गई और फिर व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर आग की तरह सर्कुलेट किया गया। बड़ी ही चालाकी से डेस्परेट स्टूडेंट्स को ये पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या सीधा ओरिजिनल पेपर बोलकर मार्केट किया जा रहा था। अब यहां सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? इसकी एक्यूरेसी। इन नंबर्स का कंपैरिजन सच में शॉकिंग है। सोर्स एविडेंस के हिसाब से उस गेस्ट पेपर में बायोलॉजी के लगभग 90 और केमिस्ट्री के 45 से ज्यादा क्वेश्चंस थे, और जब रियल एग्जाम सामने आया तो पता चला कि 120 से 140 क्वेश्चंस एग्जैक्ट या ऑलमोस्ट क्लोज मैच कर रहे थे। केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस तो लिटरली वर्ड टू वर्ड मैच थे। मतलब लीक कितने डीपली एंट्रेंच था ये इन्हीं नंबर्स से क्लियर हो जाता है। और फ्री में तो ये सब हो नहीं रहा था, है ना? फाइनेंशियल कॉस्ट देखिए जरा इसकी। शुरुआत में इस पेपर को व्हाट्सएप नेटवर्क्स पर 2 से 5 लाख रुपए में बेचा गया था, पर जैसे ही ये पेपर सिक्कर जैसे मेजर कोचिंग हब्स में पहुंचा, इसकी डिमांड और कीमत एक्सपोनेंशियली बढ़ गई। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से एक पेपर के लिए 10 लाख से लेकर 30 लाख रुपए तक वसूले गए। तो सवाल यह है कि एक डॉक्यूमेंट इतने बड़े पैमाने पर ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ? आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, मल्टी स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। चलिए देखते हैं ये चेन आगे कैसे बढ़ी। स्टेप 1, सोर्सेस कंफर्म करती हैं कि इस गेस्ट पेपर की शुरुआत महाराष्ट्र के नासिक और पुणे एरिया में हुई। वहां से ये स्टेप 2 में ट्रांजिट होकर हरियाणा के गुरुग्राम पहुंचता है, और फिर स्टेप 3 वहां से ये सेफली राजस्थान के मेजर कोचिंग हब्स जैसे सिकर और जयपुर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। आगे चलकर इस नेटवर्क ने केरला, बिहार और उत्तराखंड जैसे दूसरे स्टेट्स को भी अपने दायरे में ले लिया। एक बात क्लियर कर दूं, ये कोई 1-2 लोगों का काम नहीं था। एजेंसीज ने एक पूरे ऑर्गेनाइज माफिया का खुलासा किया है जिसमें 45 से ज्यादा लोग शामिल थे। इस नेटवर्क में पेपर सॉल्वर्स, पीजी हॉस्टल ओनर्स, कोचिंग स्टाफ और मिडलमैन सब मिले हुए थे। यह दिखाता है कि कैसे एक पूरा स्ट्रक्चर्ड रैकेट बनाया गया था इस सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो ये सब बाहर कैसे आया? चलिए देखते हैं सेक्शन 3, टाइमलाइन ऑफ की इवेंट्स। लेट अप्रैल से लेकर री एग्जाम तक घटनाएं कितनी तेजी से घटी। सीक्वेंस पर गौर कीजिएगा। लेट अप्रैल में लीक सर्कुलेट होना शुरू होता है। 3 मई को पूरे देश में एग्जाम होता है, और फिर 4 मई की रात करीब 1:30 बजे एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। सीकर के एक विसल ब्लोअर फादर, जो खुद एक हॉस्टल ओनर हैं, पुलिस और एनटीए को टिप देते हैं कि एक सस्पिशियस पेपर घूम रहा है। इसी टिप पर 8 मई को राजस्थान पुलिस की एसओजी प्रोब शुरू करती है और 150 मैचेस कंफर्म हो जाते हैं। पुख्ता सबूत मिलने के बाद 12 मई को एनटीए आखिरकार पूरा एग्जाम कैंसिल कर देती है और 21 जून को री एग्जाम शेड्यूल किया जाता है। अब एग्जाम कैंसिल तो हो गया, उसके बाद लॉ एनफोर्समेंट ने क्या किया? आते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, इन्वेस्टिगेशंस एंड की अरेस्ट। अब जरा उन लोकेशंस को ध्यान में रखिए जो हमने पहले नेटवर्क मैप में डिस्कस की थी, और इनिशियल अरेस्ट को देखिए।
नासिक से शुभम खैरनार को पकड़ा गया, जो खुद एक मेडिकल स्टूडेंट था और यहां सप्लायर का काम कर रहा था। गुरुग्राम से यश यादव अरेस्ट हुआ, जो मिडिलमैन था। और जयपुर सीकर एरिया से बायर्स के तौर पर बिवाल फैमिली यानी मंगीलाल, विकास और दिनेश को अरेस्ट किया गया। ये अरेस्ट परफेक्टली उस ट्रांजिट रूट को प्रूव करते हैं जिसकी हमने अभी चर्चा की थी। इसके बाद केस सीबीआई टेक ओवर कर लेती है और रेड्स और तेज हो जाती हैं। सीबीआई ने 6 से ज्यादा स्टेट्स और 14 से ज्यादा लोकेशंस पर रेड्स की, जहां उन्हें डिवाइसेस और कैश भी मिला। टोटल 7 मेजर इनिशियल अरेस्ट्स हुए, जिसमें आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स से लेके सैलून ओनर्स तक सब पकड़े हुए। लेकिन एक बड़ा एंगल जो सीबीआई चेक कर रही है वो ये है कि क्या इसमें एनटीए या किसी पब्लिक सर्वेंट का कोई अंदरूनी यानी इनसाइडर रोल था। फिलहाल तक उस 45 लोगों के नेटवर्क में से 15-16 लोगों को डिटेन किया जा चुका है। अब आते हैं इस चर्चा के आखिरी हिस्से पर, एक नेशनल लेवल एग्जाम के कैंसिल होने का इम्पैक्ट क्या होता है। सेक्शन 5, फॉलआउट एंड सिस्टेमिक इम्पैक्ट। उस वक्त एक स्लोगन बहुत गूंजा था, डॉक्टर डिग्री ऑन सेल। ये सिर्फ कोई रैंडम लाइन नहीं थी, ये दिल्ली, बेंगलुर और नागपुर जैसे शहरों में उतरी स्टूडेंट्स की भीड़ और उनके गुस्से की आवाज़ थी। ये कोट एग्जैक्टली कैप्चर करता है उस फ्रस्ट्रेशन को जो स्टूडेंट्स उस वक्त फील कर रहे थे। इस पूरी सिचुएशन का फॉलआउट बहुत ट्रैजिक और डीप था। ह्यूमन कॉस्ट को देखें तो यूपी और गोवा से स्टूडेंट्स की सुसाइड्स की डीपली सैडनिंग रिपोर्ट्स आईं। फाइनेंशियल और मेंटल टोल काफ़ी ज़्यादा था। दूसरी तरफ पॉलिटिक्स भी अपने उफान पर थी। ऑपोजिशन पार्टीज ने सेंटर और एजुकेशन मिनिस्टर पे स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म किया और कई स्टेट से तो नीट को पूरी तरह अबॉलिश करने की डिमांड आने लगी। इस सब के रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है कि आगे से सिक्योरिटी को और टाइट किया जाएगा और शायद आगे के एग्जाम्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट्स यानी सीबीटी पर शिफ्ट किए जाएंगे। तो अब सब कुछ जानने के बाद एक ही सवाल दिमाग में आता है, जब ह्यूमन वल्नरेबिलिटीज और माफिया सिस्टम को बाईपास करने का कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं, तो क्या सच में ये नई डिजिटल सिक्योरिटी और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट्स सिस्टम पर वो खोया हुआ भरोसा वापस ला पाएंगे? अब इस बारे में आपको क्या लगता है? ये बिल्कुल सोचना बनता है। आज के इस एक्सप्लेनर को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कीप लर्निंग।